नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जीन पियाजे जो है मनोवैज्ञानिक जो है लेकर के आए हैं, जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सीटेट में सीडीपी के सेक्शन में जो है जीन पियाजे से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, 2023 और 24 का पेपर उठा लीजिए, सिर्फ केवल पेपर 1 हो और पेपर 2 हो, जीन पियाजे से केवल पेपर 2 में 5 क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस। तो इसलिए ये जो है टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इसका कंप्लीट जो है नोट्स मैं लेकर के आया हूँ। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस जो है कंफ्यूज नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस केवल सिर्फ जितने पॉइंट्स मैंने लिख करके दिए हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से करना होगा। लास्ट में मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा, मतलब जो है क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बिल्कुल नए आधारित क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, बिल्कुल नए प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इसलिए इस पेपर को आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आज का जो टारगेट है वह 100 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए है, हम आपके लिए इसी प्रकार से देखिए डेली टॉपिक्स लेकर के आते हैं। बहुत खास वीडियो है आप लोगों के लिए, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर ले। हालांकि मैं इससे पहले भी जो है इस वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं। कुछ जो है माइनर छोटे मोटे चेंजेस मैंने किए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो आप लोग अगर पहले भी देख चुके हैं तो फिर से आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप जो है हमें कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों का जो है जिनके नज़दीकी जो है जिनके एग्ज़ाम है ना, उनको भी जो है शेयर कीजिएगा, ताकि वो उनको भी बताइएगा कि ये एग्ज़ाम जो है इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनकी भी मदद कीजिए। देखिए, जीन पियाजे, इनका पूरा नाम है जीन पियाजे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है बौद्धिक विकास। ध्यान रखिएगा, बस संज्ञान का मतलब होता है बौद्धिक। जो भी बुद्धि का विकास की बात हो रही है वो संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, बस इतनी सी बात। पियाजे का जो सिद्धांत है वह बच्चों के अपने संज्ञानात्मक विकास में उनकी सक्रिय भूमिका पर जोर देता है। पियाजे ने यह कहा है कि जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब बच्चे का जो बुद्धि का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, जो ज्ञान, सोचने और समझने और तर्क करने का जो क्षमता का विकास होता है, उसमें सक्रिय भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण रोल माना है। सक्रिय भूमिका और निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय में आप बड़े बेड में पड़े रहिए, वैसा होता है। और सक्रिय का मतलब होता है आप किसी कार्य को करते हैं तो एक्टिव करते हैं, उसमें उसमें कार्य को करते हैं, स्वयं से अपने हाथों का यूज करते हैं, अपने दिमाग का यूज करते हैं, तो सक्रिय रूप से हो गया, ठीक है। ये बात यहां पे समझ गए। अगला पॉइंट यहां पे दिया है, पियाजे ने बच्चों की जो है संज्ञानात्मक क्षमताएं शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक कैसे विकसित होती है ये समझने के लिए एक रूपरेखा तैयार की। वो रूपरेखा क्या थी? वो रूपरेखा इनके 4 चरण, 4 स्टेजेस में जो है इन्होंने बताया कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। और ये संज्ञानात्मक विकास जो है शिशु अवस्था से शुरू होता है और किशोरावस्था तक कैसे विकसित होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने बाकायदा बारीकी से जो है डिफाइन किया है। बाकायदा बारीकी से ये बताया कि कौन से स्टेजेस में किस तरीके के बच्चे गुणों को प्रदर्शित करेगा। यहाँ तक बात समझ गए। पियाजे के अनुसार बच्चे जो है सक्रिय रूप से, मैंने जैसा कि कहा था कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ये लाइन आपको एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ये पूरा कि पूरा एक कंप्लीट लाइन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये कथन जो है किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आपको आंसर देना है ये पियाजे का है, ठीक है। पियाजे जो है बच्चों की भूमिका को एक छोटे वैज्ञानिक के रूप में महत्व देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। नन्हे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का क्या क्या होता है? वैज्ञानिक का काम होता है खोज करना, खोज करना और कुछ नया निर्माण करना। तो यहाँ पे जो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो कि बच्चे हैं, ये पर्यावरण के साथ जो है अपनी खोज जो है जारी रखते हैं और अपनी समझ का निर्माण करते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है आसपास की चीज़ों से, अपने जो है जो आसपास की चीज़ों के साथ वो सक्रिय रूप से जुड़ते हैं और एक्शंस करते हैं और उससे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपने संज्ञानात्मक का विकास करते हैं, संज्ञान का विकास करते हैं। ये बात यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, बस आपको सुनना है, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा।
और इसके नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। मैं फिर से कहूँगा, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो लोग बिल्कुल मन लगा कर के मेरे चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई अगर क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे जो है प्रयोग करते समय, अवलोकन करते समय, दुनिया के बारे में सीखते समय वो छोटे वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि बच्चों को नए नए वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। जैसे जैसे बच्चे अपने आसपास की दुनिया से जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनका साथ नया ज्ञान का निर्माण होता जाता है, वैसे वैसे उनकी ज्ञान की जो है जुड़ती जाती है, ज्ञान की प्रक्रिया जो है जुड़ती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे के सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है। व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास पर मतलब है कि यहाँ हर बच्चे का अलग विकास होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा पर्यावरण कारकों से जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो हर बच्चे के जो है ज्ञान क्षमता अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है तो कोई बच्चा देर से सीखता है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत कारक इन्वॉल्व है उसके सीखने का। कोई बच्चा हो सकता है कि 7 साल की वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही रहे, है ना, आखिर की अवस्था में ही रहे, और कुछ बच्चा हो सकता है थोड़ा सा गेन कर जाए। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, व्यक्तिगत कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अक्सर पढ़ा है कि जो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का परस्पर परिणाम होता है, और इसी से ही जो है हर बच्चे की जो बौद्धिक विकास होता है, जो हर बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, इसी से प्रभावित होता है। ठीक। अब आ जाते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण हैं, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल आपको रटे होना चाहिए। अब देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि पहला चरण है, जिसे हम कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। ये स्टेज 0 से 2 वर्ष की अवस्था में माना जाता है। ठीक। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब ये अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की मानी जाती है। ठीक है। तीसरा है मूर्त स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 7 से 11 वर्ष की मानी जाती है। और नेक्स्ट जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको कहेंगे हम 11 से अधिक वर्ष की अवस्था मानी जाती है। ये वर्ष आपको महत्वपूर्ण है आपके लिए, इनको नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं पहला जो चरण है, इसके बारे में जान लेते हैं एक एक पॉइंट। और अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है नोट्स जो है बनाने की चीज़ शुरू हो गई है। इसको ज़रूर से ज़रूर सभी पॉइंट आपके नीचे होने चाहिए। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष मानी जाती है, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस स्टेज में बच्चा जो है, चूंकि जन्म से 2 वर्ष की है, तो ये वर्ष जो होता है ये शुरुआती कौशल का विकास होता है, बच्चे का शुरुआती कौशल का विकास होता है। ठीक है। मतलब ज्ञान की प्रक्रिया का पहला स्टेप है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, सेंसेस, इंद्रियां होती है ना, और क्रियाओं, एक्शंस के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखता है। तो यहाँ पे इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ क्रियाएं, जो एक्शंस होते हैं, उससे धीरे धीरे वो सीखता है। जैसे आपने एक बच्चे को खिलौना देने की कोशिश करते हो, तो शुरुआत में पहली बार आप अगर बच्चे को खिलौना दोगे तो वो पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको छुआ छुआ के वो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है। तो यही एक्शंस की यहाँ पे बात हो रही है। वो आपके चेहरे और आपके एक्सप्रेशन को देख करके सीखता है। उदाहरण के लिए, बच्चा वस्तुओं को छू करके, मुंह में डाल करके, पकड़ के, हिला करके उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे जो बच्चे होते हैं वो मम्मी की गोद को पहचानते हैं, मम्मी की आवाज़ को पहचानते हैं, अपने पापा की आवाज़ को, तो अपने सगे संबंधियों की वो आवाज़ जानते हैं, है ना। उनको कौन सा खिलौना ज़्यादा पसंद है उसकी आवाज़ जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इंद्रियों पर कार्य करती हैं, उन्हीं एक्शंस पे कार्य करती हैं। तो यहाँ पे ये अगर लाइन आपके दिमाग में बैठी रही तो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व के गुण आते हैं। तो यहाँ पे वस्तु स्थायित्व के गुण का मतलब होता है कि वह वस्तु जो कि सामने नहीं है, फिर भी उसे लगता है कि वो वस्तु सामने है। वस्तु स्थायित्व का गुण का मतलब यही हो जाता है, जो वस्तु उसके सामने नहीं है फिर भी उसको वहीं पे ढूंढेगा। अब अक्सर बच्चा देखिए, आप छोटा बच्चा बगल में लेटा रहता है और उसके बगल में खिलौना पड़ा रहता है, तो उसको लगता है कि यहीं कहीं रखा था, तो वहीं ढूंढता रहता है, ये चलता रहता है ना। तो इसी का मूल अर्थ है। ठीक है।
अब आ जाते हैं दूसरा चरण जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक की मानी जाती है। अब इस अवस्था में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इस अवस्था में चूंकि 2 से 7 वर्ष है, अब बच्चा बोलने लगा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ पे अगर बच्चे का सामाजिक विकास ध्यान रखा जाए तो उसकी भाषा का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। यहाँ पे ज़रा सा ढील छोड़ी नहीं कि बच्चा जो है बिगड़ सकता है, ये इसका मूल अर्थ निकलता है। इस अवस्था में बच्चों की जो सोच होती है वो प्रतीकात्मक सोच होती है। यहाँ पे क्या होता है, प्रतीकात्मक सोच। अब ये लाइन आपको लिखना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक सोच का होता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि बच्चा प्रतीकों को ज़्यादा महत्व देता है, प्रतीकों को ज़्यादा महत्व देता है, उन्हीं चीज़ों को खेलता है, उन्हीं चीज़ों को समझता है, प्रतीकात्मक, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे, जैसे डिब्बे को कार समझ लेना, खुद को सुपर हीरो मानना, है ना। यहाँ पे यही तो होता है। शक्तिमान देखा था ना, पहले आता था शक्तिमान, तो बच्चे अक्सर शक्तिमान बनने की कोशिश करते थे कि शक्तिमान मुझे बचा लेगा, बिल्डिंग से कूद जाते थे, खिड़की से कूद जाते थे, है ना। तो ये चीज़ होता है। तो प्रतीकात्मक, जैसे अक्सर आपने देखा होगा बच्चों के पास जो है रिमोट जो होता है ना, रिमोट को मोबाइल फ़ोन समझ लेते हैं और अपने मम्मी पापा किसी सगे संबंधियों को कॉल करते हैं, घूमते हैं और फ़ोन में बात करते हैं, है ना। इस तरीके से यहाँ पे ये गुण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निर्जीव वस्तुओं को जीवन देने वाला जैसा मानना, मतलब निर्जीव वस्तुओं को वो सजीव मानता है। हर जो है निर्जीव वस्तु को वो सजीव मानता है, इसी को हम कहते हैं जीववाद, एनिमिज्म कहते हैं। अब निर्जीव वस्तु को सजीव कैसे मानता है, तो यहाँ पे हर चीज़ उसको, जैसे बच्चे अक्सर खिलौनों से बात करते हैं, है ना। आपने देखा होगा बच्चे खिलौनों से बात करते हैं कि नहीं करते, तो वही यहाँ पे होता है। तो निर्जीव वस्तुओं को, और अक्सर देखा होगा कि वो खिलौना जो उसको सबसे प्रिय है उसी को लेकर के पकड़ के सोएंगे, उसी को लेकर के उससे बात करेंगे। तो ये निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना होता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में स्टेज होता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब अहम केंद्रित होता है। यहाँ पे ये दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व नहीं देता है, यहाँ सिर्फ इसका दृष्टिकोण ही महत्व है। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे बच्चे के अंदर मैं का भाव ज़्यादा होता है। तो एक बार क्वेश्चन जो है किसी जो है एग्जाम में पूछा गया था, आई गेस मुझे लगता है DSSB के एग्जाम में पूछा गया था, जहाँ पे पूछा गया था कि जीन पियाजे के किस चरण में बच्चे के अंदर मैं का भाव अधिक होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब मैं हूं कौन करता है, जो ईगोस्टिक होगा, जिसके अंदर ईगो भरा होगा, वो अपने दृष्टिकोण को महत्व देता है, दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व नहीं देता। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। अब इस जो है चरण में संरक्षण की समझ बच्चे के अंदर नहीं होती है। संरक्षण की समझ का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ की मात्रा बदल जाए, है ना, किसी चीज़ की अगर मात्रा बदल जाए तो उसे लगता है कि मात्रा बदल गई है। जैसे इस गिलास में पानी है, लंबा है, और ये चौड़ा गिलास है, तो इसको लगता है कि ये लंबे वाले गिलास में ज़्यादा पानी है और ये चौड़े वाले गिलास में कम पानी है। या फिर वो मान लेता है कि चौड़े वाले गिलास में ज़्यादा पानी है, लंबे वाले गिलास में कम पानी है। तो यहाँ पे ये संरक्षण की जो कंजर्वेशन की अवधारणा को यहाँ पे नहीं समझ पाता। तो इस लाइन को आपको नोट कर लेना, संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, इसमें बच्चे को कठिनाई महसूस होती है। क्रमबद्धता मतलब होता है चीज़ों को क्रम में लगाना, सॉरी, क्रम, वर्गीकरण का मतलब होता है यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा क्लासिफाई करना, तोड़ तोड़ करके। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी कराई है जिसमें रंग हो, कलर्स बहुत सारे रखे हों और उनको अच्छे से क्रम में लगाना हो, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को वो नहीं समझ पाता है। क्रमबद्धता में मतलब क्रम से चीज़ों को नहीं लगा पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे बच्चे से हमने 1 से 100 तक काउंटिंग कर ली। अब हमने कहा कि बच्चे बेटा 100 से 1 तक की काउंटिंग सुना दो, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें उसको नहीं आती है। जैसे 2 का टेबल सुना दीजिए, लेकिन जो है उल्टा 2 का टेबल नहीं समझ पा रहा है। तो ये चीज़ है, जैसे 4 + 2 = 6 होता है और 6 - 2 = 4 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्रमबद्धता कहते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्गीकरण इसी से आप समझ सकते हैं। तो संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, इन तीनों को समझ नहीं पाता है बच्चा। अब आ जाते हैं तीसरा चरण जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है।
इसमें क्या होता है, मूर्त चीज़ें होती हैं, तो इसमें बच्चा जो है ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बीच में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है, एक तो पहली बात तो तार्किक रूप से सोचने लग जाता है इस स्टेज में। 7 वर्ष के स्टेज आते ही बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचने लग जाता है। ठीक है, यहां पे बात समझ गए? जैसे मतलब यहां पे तार्किक मतलब क्लास वन से क्लास 1 में 6 तक एडमिशन होता है, तो 6 तक बच्चा जो है होता कहाँ पे है, वो जो है होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद जो है बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे बच्चा ठोस वस्तुओं के साथ जो सामने मौजूद है इनके साथ जो है तार्किक रूप से सोचने लग जाता है। यहीं पे बच्चा संरक्षण, क्रमबद्धता और वर्गीकरण की समझ भी विकसित हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझने लगता है, आगे पीछे बड़ा ऊपर नीचे, इन सभी कॉन्सेप्ट को वो बाकायदा अच्छे तरीके से समझने लग जाता है। जैसे बराबर पानी 2 गिलास अलग अलग जो है आकार के गिलास में डालने पर मात्रा समान मानना, वो जान जाता है कि ये गिलास भी जैसे ये लंबा है ना, क्योंकि यहाँ पे बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिकल करने लगा होता है ना, और ये चौड़े गिलास में, तो ये मानता है कि इन दोनों गिलास में समान मात्रा में पानी है। ठीक है, बच्चा जो है जानवर के बारे में समझ जाता है। तो आप जैसे वर्गीकृत कर लिया, स्तनपायी जानवर क्या होते हैं, सरीसृप कौन से होते हैं, रेप्टाइल क्या हैं, उम्र के अनुसार क्रम बनाना, कोई जो है कौन सा जानवर खतरनाक सबसे ज़्यादा है, कौन सा जानवर कम खतरनाक है, कौन सा जानवर जंगल में मिलता है, कौन से जानवरों की संख्या ज़्यादा है, इस तरीके से चीज़ों को वो समझ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा पहले जो है स्टेज में क्या था, इससे पूर्व वाला स्टेज में उसमें बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व नहीं देता, यहाँ पे बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने लगता है ना। तो थोड़ा सा नैतिक हो गया है यहाँ पे बच्चा, है ना, दूसरे के दृष्टिकोण को भी महत्व, जैसे चॉकलेट बच्चा शेयर करके खा लेगा, वहाँ पे शेयर करके नहीं खाएगा, उसे ही चाहिए, जो उसे फेवरेट होगी वही चाहिए, है ना, ये वाली बात यहाँ पे आती है। अब आ जाते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि अधिक मानी जाती है 11 वर्ष की आयु से उसके वयस्क तक है, किशोरावस्था तक है। इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त रूप से सोचने लगता है और काल्पनिक रूप से तर्क करने की क्षमता हो जाती है। अमूर्त का मतलब होता है जो उसके आंख के सामने मौजूद नहीं है ना, जो उसको स्पर्श नहीं कर सकता, उन चीज़ों पे भी जो है अपना जो है मतलब अपने जो है तार्किक रूप से सोचने लग जाता है। ठीक, बच्चा जो है सारगर्भित काल्पनिक सोच का विकसित हो चुका होता है। तो हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनाई जाती हैं कि फॉर्मूला भी लग रहा है, इसमें कुछ अलग थ्योरी भी लग रही, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ये जो है हाइपोथेटिकल्स जो चीज़ें होती हैं इनकी सोच जो है बच्चे के अंदर विकसित हो चुकी होती है। तो ये 2 शब्द है आपको नोट कर लेना है। ठीक है, समस्या समाधान और तार्किक सोच जो है यहाँ पे बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो उस बच्चे के अंदर समस्या समाधान की क्षमता बढ़ जाती है, तार्किक सोच का हो जाता है, क्योंकि बच्चा अमूर्त रूप से सोचता है, काल्पनिक चीज़ों को भी जो है समझने लग जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है वैज्ञानिक तर्क का होता है, क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है और आसपास की चीज़ों से जो है धीरे धीरे वो सीखता है। तो यहाँ पे बच्चे का जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक तर्क का होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो चुका होता है। वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिस पे बड़ा सोचना हो, जैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जहाँ पे अपसारी सोच वाले तार्किक चिंतन करता है। यहाँ पे जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो क्या होता, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होता, अगर पृथ्वी से पानी हट जाए तो क्या होता, है ना। इस तरीके के जो है क्वेश्चंस अक्सर बच्चा पूछता है। ठीक है, विचार करता है। ध्यान रखेगा, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्याय और नैतिक मूल्यों की बच्चे के अंदर समझ आपको देखने को मिल जाएगी। बच्चा समाज, नैतिकता और मूल्य आधारित मुद्दों पर सोच सकता है, क्या सही है और क्या गलत है, इस पर वो तर्क दे देता है, तर्क प्रस्तुत करने लग जाता है। ठीक है, 11 साल की अवस्था में आते ही। ठीक है, इस अवस्था में जो है किशोर जो जो एडोलेसेंस एज होता है, जो 11 साल की अवस्था का एज माना जाता है, इनके विचारों के आधार पर निर्णय लेने लगता है। तो वो बच्चा अपने विचारों के आधार पर निर्णय ले लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब देखिए, यहाँ तक तो पूरा का पूरा आपने पियाजे पढ़ लिया, समझ लीजिए। अब कुछ जो है पॉइंट्स जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं आपको जो है ऑप्शंस के रूप में, तो उस पर ध्यान दे देते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत की क्या प्रमुख विशेषता है, वन लाइनर चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ पे सीखने में बच्चे को सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय खोजी होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। वो किससे सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं।
डेली वो कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं, जो भी सक्रिय जो है भूमिका निभाते हैं, उसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसी से वो सीख सीख करके अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे अपने परिवेश से जानकारी ग्रहण करने के बजाय, देखिए, अपने आसपास की जानकारी ग्रहण करने के बजाय सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। अब ये पॉइंट आपको लिख लेना है। बच्चे अपने परिवेश, अपने आसपास से जानकारी इकट्ठी नहीं करते, बल्कि उसके साथ एक्शंस करते हैं, सक्रिय रूप से जुड़ते हैं और उससे जाकर, क्योंकि सक्रिय शब्द जो है आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है। मैं फिर से कह रहा हूं, यही माइनर माइनर सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है और अक्सर बच्चे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो पर्यावरण और मैच्योरिटी, जिसे कहते हैं परिपक्वता, दोनों पर आधारित होता है। पर्यावरण का मतलब होता है आसपास की चीजों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना और उससे क्रियात्मक रूप से कार्य करना और उससे सीखना। अब परिपक्वता का मतलब होता है जैसे जैसे बच्चा एज में बढ़ेगा, अब 0 से 2 वर्ष में था तो जो है वहां पे बच्चा सिर्फ जो है अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ा, है ना, वहां पे बच्चे के अंदर ईगो का भाव था, मैं का भाव था। और फिर आगे आया तो बच्चे के अंदर तार्किक रूप से सोचने लगा, है ना, संरक्षण की जो है क्षमता आ गई, क्लासिफिकेशन आ गया, ये सारा। फिर आगे जो है बच्चा थोड़ा नैतिक होता। इस तरीके जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा उसका जो है संज्ञानात्मक विकास और बेहतर होता जाएगा। यही इसका मूल अर्थ है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क और साथियों के सहयोग को भी महत्व दिया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, सामाजिक संपर्क को इतना ज्यादा उन्होंने महत्व नहीं दिया था। सामाजिक संपर्क, लेकिन सक्रिय रूप से जुड़ना भी है। यहां पे अगर सामाजिक संपर्क के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस चीज को। विकास जो होता है यहाँ पे क्रमिक होता है, यानी जो है 4 चरण जो बताए हैं, इन 4 चरणों को बाकायदा क्रमबद्ध से, पहले चरण में बच्चा जिस तरीके के गुणों की बात हो रही है उसी तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले चरण से सीधा जो है आखिरी चरण में आ जाए, बाकायदा स्टेजेस में ही होगा उसका डेवलपमेंट यहाँ पे। ठीक है। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास में खेल को भी महत्व दिया था, क्योंकि खेल जो है सक्रिय रूप से होता है और जहाँ सक्रिय चीज़ें हैं, एक्टिव हैं, क्योंकि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, और जहाँ पे एक्टिव चीज़ें आ गई तो वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच्चे जो है अलग अलग गति से सीखते हैं, विकसित होते हैं। पियाजे ने व्यक्तिगत जो है शिक्षा पर जोर दिया। हर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है और ये टिका होता है उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर टिका होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि बच्चे की जो सीखने की जो क्षमता होती है वो व्यक्तिगत है। कोई बच्चा बहुत तेजी से सीखता है तो कोई बच्चा थोड़ा सा धीरे से सीखता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। पियाजे ने जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में अवलोकन को, मतलब देखना, और मूल्यांकन को भी महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। अब आ जाते हैं, यहां तक तो एक नॉर्मल सी चीज थी जो सबको पता होगा, लेकिन अब जो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं ये आपको लिख लेना है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा अगर शब्द आ जाए तो इसका मूल संबंध पियाजे से। पहली चीज, स्कीमा का मतलब होता है मानसिक ढांचा है जो व्यक्तियों को जानकारी को व्यवस्थित करने और व्याख्या करने में मदद करता है। अब ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल सरल भाषा में अगर मैं बताऊं स्कीमा क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें आपके दिमाग में पड़ी हुई हैं वो सभी स्कीमा कहलाती हैं। जितनी भी जानकारी आपके दिमाग में है वो चाहे वो व्यवस्थित हो चाहे जैसी हो, है ना, वो जानकारी जिसकी आप व्याख्या कर पा रहे हैं वो स्कीमा है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं और सीखते हैं और जटिल समझ विकसित होती जाती है, यही स्कीमा है। बस इतना बात समझ गए? बस इतना बात याद रखिएगा, स्कीमा शब्द जो है पियाजे से जुड़ा होता है और जो भी दिमाग में भरा पड़ा है उसके इंफॉर्मेशन जो भी भरी पड़ी है वो सभी स्कीमा कहलाएगी। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट जिसे कहते हैं आत्मसातकरण या आत्मसात करना या आत्मसातीकरण। यहाँ पे इस शब्द को याद करना, एसिमिलेशन, इसी शब्द को आपको याद रखना है क्योंकि हिंदी में बहुत सारे कई अलग अलग शब्द दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एसिमिलेशन का मतलब होता है बच्चा कोई नई जानकारी ग्रहण करता है तो पहले से मौजूद जानकारी में उसे भी शामिल कर लेता है। मतलब जो भी नई जानकारी उसको मिली है वो पुरानी जानकारी में उसे जोड़ दें,
जोड़ लेना। तो यहाँ शामिल करना या जोड़ना या मिला देना, ये शब्द अगर लिखा हो तो एसिमिलेशन हो गया। अब जैसे जब शुरुआत में बच्चा होता है तो उसे एक जानवर का नाम पता होता है, तो उसे मान लीजिए घर के बाहर का कुत्ते के बारे में पता है कि ये डॉग है। फिर एक दिन और देखा उसने, एक और दूसरा जानवर देखा जिसे कहते हैं कैट। फिर एक दिन और देखा कि अरे ये तो गोट है। फिर एक दिन देखा हॉर्स है। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन जुड़ती जा रही है ना। तो पहली बार ऊंट देख करके उसे घोड़ा कहेगा, फिर उसे कोई बताएगा कि घोड़ा नहीं है बेटा, ये ऊंट है, घोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ जानकारी को अपने में जोड़ दिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आत्मसातीकरण। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट जिसे कहते हैं एकोमोडेशन। ये शब्द फिर से नोट कर लेना। नई जानकारी को समायोजित करने के लिए मौजूदा स्कीमा में, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में भरी है उसको संशोधित करना, या नई जो है स्कीमा, नई जो है जानकारी बनाना, इसी को कहते हैं एकोमोडेशन। मतलब नई जानकारी को पुरानी जानकारी से संशोधित कर देना, जैसे पुराने ज्ञान को बदलकर नया ज्ञान अपनाना। बच्चा यहाँ पे समझता है कि घोड़ा और ऊंट दो अलग अलग जानवर हैं, और ये जान जाता है कि घोड़ा अलग है और ऊंट अलग है, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है। तो यहाँ पे वो एक चीज़ नहीं कहना बंद, एक चीज़ कहना बंद कर देता है। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए कि उसने देखा कि पक्षी उड़ते हैं, तो जो भी उड़ती चीज़ दिखेगी उसको लगेगा सारे पक्षी हैं। एक दिन उसने देखा जहाज, उसने कहा ये पक्षी है। तो देखिए उसने जानकारी अपने में भरी, क्या भरी, कि पक्षी और जहाज एक ही है। तो यहाँ पे हो गया एसिमिलेशन। लेकिन जब आपने कहा कि देखो बेटा वो पक्षी अलग होता है, जहाज अलग होता है, जहाज ये है और पक्षी ये एक है, ऐसे जब आपने दिखाया तो वो समझ गया कि जहाज को जहाज कहेंगे और पक्षी को पक्षी कहेंगे। तब यहाँ पे संशोधन हो गया, तब हम कहेंगे एकोमोडेशन। यहाँ पे अक्सर आपको ये संशोधन शब्द आपको दिखेगा, ठीक है। इस शब्द को बस आपको नहीं भूलना है। अब आ जाते हैं इक्विलिब्रेशन, जिसे कहते हैं संतुलन। इसका मतलब होता है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में संतुलन बनाना, ताकि वो नई स्थितियों को समझ सके। तो कई बार होता है ना कि हम दोनों के बीच में संतुलित रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है पुराने ज्ञान का कहाँ उपयोग करना है और नए ज्ञान का कहाँ उपयोग करना है, इसके बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यहाँ तक बात समझ गए? तो जीन प्याजे यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आप देखिए कर पाएंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन है पियाजे का। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं फिर से कहूँगा, जो लोग पहली बार दे रहे हैं या जो लोग पिछली बार एग्ज़ाम फेल हो गए थे सीटेट के एग्ज़ाम में, या जो लोग जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे या सरकारी नौकरी में हैं और उनको जो है सीटेट पास करना है, तो वो लोग ज़रूर से ज़रूर देखना। मैं कोई भ्रम नहीं पैदा कर रहा हूँ, मैं आपको बाकायदा साफ सुथरी बातों में बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे चीज़ें आपको नोट्स जो है पेड बैच में ही मिलती हैं, और मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बता रहा हूँ जैसे आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, बस आप प्लीज़ ज़रूर लाइक ज़रूर करना, 100 लाइक्स ज़रूर 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 कीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, ये क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको इफ़ेक्टिव लगा या आपको बकवास लगा, ठीक है। ये कुछ भी आप लिख सकते हैं हमारे लिए, ठीक। बच्चों में जो बौद्धिक विकास होता है कि 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। देखिए 4 विशिष्ट अवस्था, इसका मतलब है पियाजे। चारों के नाम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए आपको। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सही क्रम यह है कि पहला संवेदी गामक अवस्था है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, चौथा औपचारिक जो है संक्रियात्मक अवस्था है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका नाम देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। पियाजे के अनुसार जो है विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। देखिए पहली अवस्था जहाँ पे बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, सेंसेस के माध्यम से सीखता है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। मतलब चीज़ों को स्पर्श करके, महसूस करके, चूस करके, जीभ से टच करके, है ना, सूंघ करके, इन्हीं से चीज़ों को जो है वो समझता है कि चीज़ है क्या, ठीक है। तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है बाय यूजिंग द सेंसेस वो सीखता है सबसे बेहतर तरीके से, ठीक है।
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो है अवधारणा मुख्य रूप से किस अवस्था में देखने को मिलती है? तो वस्तु स्थायित्व के गुण देखने को मिलते हैं संवेदी गामक अवस्था में, सेंसोरी मोटर स्टेज में। 0 से 2 वर्ष की स्टेज है और यह पहला चरण माना जाता है। इस लाइन को आप 101% लिख लेना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, अब ये संज्ञानात्मक विकास क्या बताता है? तो यहाँ ये बताता है 4 चरणों के बारे में बताता है। कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता, ये बताता है। हर चरण क्रम रूप से चलेगा, ये बताता है। बच्चे सक्रिय रूप से जो है कार्य करते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं, ये बताता है। तो अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए, ये बताता है। या फिर जो है पाठ्यक्रम को बच्चों के आय समूह चरण को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। या फिर शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पे। व्यवहार को दंड, तो यहाँ पे जो सिद्धांत है ये सरल से जटिल की ओर जाता है। ध्यान रखिएगा, सरल से जटिल की ओर जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गलत हो गया है। ये अवधारणाओं को जो भी कॉन्सेप्ट हैं पहले सरल रूप में बताना होगा, फिर जो है उसको कठिन रूप में बताना होगा। ठीक है, मतलब हम एक कह सकते हैं कि हम बच्चे को हम पहले मूर्त जो है ज्ञान देंगे और फिर उसके बाद धीरे से हम अमूर्त रूप से चीज़ों को जो है सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष, आमतौर पे 2 से 6 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, 7 वर्ष से मूर्त अवस्था है, 7 से 11 वर्ष की। ठीक, तो इस 2 से जो 7 वर्ष की जो अवस्था है ये क्या है, इसमें क्या होता है? तो इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है और केंद्रीकरण होता है। 7वें का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, एक बच्चा यह मानता है कि चंद्रमा उसके उसके जो है पीछा कर रहा है। पियाजे के अनुसार किस मानसिक लक्षण का उदाहरण है? अब यहाँ पे चंद्रमा उसके पीछा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको वो हर चीज सजीव दिख रही है। भाई कोई पीछा करेगा तभी तो, कौन सजीव चीज पीछा करती है, तो उसको लग रहा है सजीव। तो यहाँ एनिमिज्म कहते हैं, जीववाद या सजीव मानवकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मतलब इंग्लिश का जो टर्म होता है उसको भी लिखा करें। देखिए वहां पे मैंने जीववाद लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको सजीव मानवकरण कह दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है कि कई बार हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, हमें पता भी होता है कि हमने पढ़ रखा है, लेकिन अब शब्द चेंज कर दिया तो क्या कर लोगे? तो यहाँ पे चंद्रमा उसका पीछा कर रहा है या फिर वो खिलौने से बात करना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे इसका उदाहरण है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे अपने बड़ों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो देखिए बच्चों की जो सोच होती है वो बड़ों से डिफरेंट होती है, तो हम गुणों के रूप में इसे मानेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बच्चों की जो सोच होती है वो बड़ों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में जो रेसिप्रोसिटी है कि किस समझ जो है किस जो है अवस्था में देखने को मिलती है, तो ये जो समझ होती है ये बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिल जाती है। इसको नोट कर लेना, कई लोग इस चीज को अभी भी नहीं समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो है इसमें रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, बच्चा जो है परिवर्तन, यहां पे बच्चा जो है परिवर्तन की जो है धारणा को समझ लेता है। ठीक है, मतलब जैसे कि ऊंचाई हो या चौड़ाई हो, कैसा भी हो, तो यहाँ पे मात्रा उसको पता होती है कि इसे मात्रा बराबर ही है। तो यहाँ पे बच्चा जो है आपस में लेन देन की धारणा काम करता है, बदले की भावना कि आज मेरी मदद कर देगा तो मैं कल तेरी भाई मदद कर दूंगा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यही होता है, पारस्परिकता जो है इसको हम नाम देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि इस चरण में ये गुण होते हैं। संरक्षण के प्रयोग को समझने में एक पूर्व संक्रियात्मक बच्चे की असमर्थता मुख्य रूप से निम्न में से किस चरण में देखने को मिलती है? अब यहाँ पे संरक्षण की धारणा समझ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो देखिए आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो एक तो पहली बात तो बच्चा अहम केंद्रित होता है, मैं का भाव ज्यादा देखने को मिलता है। फिर केंद्रीकरण और उत्क्रमणीयता रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझता, परिवर्तनों को मानसिक रूप से उलट नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार
जब एक बच्चा नई वस्तु या घटना को मौजूदा स्कीमा में समायोजित कर लेता है, मतलब उसमें मिला लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या नाम लेंगे? अब देखिए, मैंने यहाँ पे कहा था ना, मिला लेना, जोड़ देना, तो इसका आंसर हो गया आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। ठीक है। और संशोधन की बात आ जाए तो एकोमोडेशन आ जाएगा, और दोनों में संतुलन की बात आ जाए, एकोमोडेशन और जो है एसिमिलेशन में, तो इसे संतुलन की अवस्था कहेंगे। ठीक है। पियाजे के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना यह है कि उन्होंने जो है 13वें का देखिए आंसर, उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव को कम आंका था। ध्यान रखिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की जगह इन्होंने सबसे ज्यादा पर्यावरणीय कारक को ज्यादा महत्व दिया था। पर्यावरण के साथ बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, और सामाजिक और सांस्कृतिक अंतः क्रिया का परिणाम मानते थे कि भैया बच्चा जो है देख रहा है दूसरों को, बैठा है चुपचाप कुर्सी में और देख रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, और देखे बोलते हुए कुछ पा गया और उसने सीख लिया। पियाजे इस सिद्धांत को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि बच्चा एक्शन से, सक्रिय रूप से कार्य करेगा तभी सीखेगा। कुर्सी में बैठ के देखेगा देखेगा सुनेगा तो उससे सीखने का वो हम नहीं मानते, वो कि बच्चा सीखा है कुछ। ठीक है। तो यहां पे बात समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लक्षण औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि सबसे आखिरी चरण है, 11 वर्ष से अधिक का जो बच्चे का जो है इस स्टेज में आता है, यहाँ पे बच्चा जो है काल्पनिक सोच का देखने को मिल जाएगा। अमूर्त समस्याओं को, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को वो सॉल्व करने लग जाता है। नैतिकता भी बच्चे के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। वस्तु स्थायित्व के गुणों को समझता है, वो है पहले चरण में। अहम केंद्रित भाव होता है, दृष्टिकोण होता है, ये भी पहले चरण में। मूर्त वस्तुओं के साथ तार्किक रूप से सोचता है, ये तीसरे चरण में होता है। ठीक। पियाजे के अनुसार अनुकरण जो होता है, जिसे कहते हैं इमिटेशन की क्षमता, सबसे पहले किस अवस्था में देख? अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है, मतलब सिर्फ नकल। यहां पे बच्चा नकल कर रहा है, आपको देख के नकल कर रहा है। तो यहां पे आंसर है संवेदी ग्रामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की यहां पे मानी जाएगी। क्रमबद्धता और वर्गीकरण की मानसिक क्रियाएं पियाजे की किस अवस्था में विकसित होती हैं? तो क्रमबद्धता और वर्गीकरण जो है, ये अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से लगाना सीख जाता है, चीज़ों को जो है उसका वर्गीकरण करना सीख जाता है। तो ये सभी मानसिक क्रियाएं होती हैं। टिपिकल जो है क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बच्चा मूर्त रूप से, ठोस वस्तुओं के साथ जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक ऐसे क्वेश्चंस को वो सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है। पियाजे के सिद्धांत में अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या है? तो अहम केंद्रित का मतलब होता है यहाँ पे बच्चा मैं के भाव में होता है। मैं ये करूँगा, मैं ये चाहता हूँ। 2 टॉफी आएंगी तो जब तक उसे जो उसे पसंद है वो नहीं ले लेगा तब तक वो रायता बन के फैलता रहेगा। तो यहाँ पे यही होता है। तो अहम केंद्रित वाले भाव की बात हो रही है, तो यहाँ पे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है। ठीक है। आदर्शवाद और काल्पनिक दर्शक की अवधारणाएं पियाजे की किस अवस्था में देखने को मिलती है? तो देखिए, आदर्शवादी बच्चा कहाँ होगा? जहां पे बच्चा, और काल्पनिक दर्शक होगा जहां इमेजिनेशन के रूप में वो चीज़ों को समझने लग जाए। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा आखिरी स्टेज, चरण होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से अधिक की है, किशोरावस्था तक जाती है। मतलब आमतौर पे 18-19 साल तक, ये 20 साल तक चलती है। ठीक है। पियाजे के अनुसार विकास की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, विकास की जो प्रक्रिया है वो उसके मैच्योरिटी और सक्रिय अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम है। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि पर्यावरण में सक्रिय भूमिका, और जैसे जैसे उसके स्टेजेस गुजरेंगे, उम्र गुजरेगी, वो अपने आसपास के सक्रिय रूप से जुड़ेगा, उससे वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। यहां पे बात समझ गए। सामाजिक अनुभव यहां पे बिल्कुल भी ना लगा देना। एक बच्चा पहली बार यह समझता है कि एक गेंद को दबाने पर वह चपटी हो जाती है लेकिन फिर से गोलाकार हो सकती है। तो ये जो है समझ किस चीज़ को दर्शाता है? तो मतलब पहले चीज़ें मतलब मैंने दबाई तो हो गई, अब फिर पुनः वो अपने शेप में आ गई। तो इसका मतलब है
कि वो जो है उत्क्रमणीयता के जो है सिद्धांत को समझता है, रिवर्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे बच्चा मूर्त जो है स्टेज में है, कॉन्क्रीट स्टेज में है, तीसरे चरण में है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें भूले हुए नहीं। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत में जो इक्विलिब्रेशन है, समतुलन है, उसका क्या अर्थ होता है? तो संतुलन जहां पे आत्मसातकरण और समावेशन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो कहां पे बच्चे को नई सूचना ग्रहण करनी है और कहां पर बच्चे को सूचना ग्रहण नहीं करनी है, इसके बीच में संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए? अगर ये बात अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है ऊपर जाइए थोड़ा सा और पुनः जो है वीडियो को देखिए। पियाजे के अनुसार जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक बच्चा निम्नलिखित में से क्या करने में सक्षम हो जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जहां पे बच्चा अमूर्त रूप से तर्क नहीं करता, यहां भाषा का प्रयोग शुरू नहीं होता, यहां पे नैतिकता के सिद्धांतों को, यहां तो नैतिकता वाला चौथा चरण है, यहां पे केवल जो है भौतिक वस्तुओं के साथ बच्चा तार्किक क्रियाएं करता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। यहाँ पे जिन लोगों ने बी गेस किया है वो सभी सही हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पे देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब दूसरा चरण, सेकंड नंबर का चरण है, और यहाँ पे सेकंड चरण में जो बच्चा गुणों को प्रदर्शित करता है वो यहाँ पे 23वें का है आंसर, प्रतीकात्मक खेल। आंसर है ऑप्शन डी, चीजों को प्रतीकों के रूप में जो है समझता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन तो करेगा नहीं क्योंकि ये आखिरी चरण है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता आपको मूर्त चाहे चरण में देखने को मिलता है। नकल जो है, परतवर्तीयता जो है, इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे प्रतीकात्मक खेल जो है आपको आंसर देना है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है? तो देखिए विकास को प्रभावित करता है वो भी पियाजे के अनुसार, तो यहाँ पे बच्चा जो है पर्यावरण के साथ अनुभव और उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, इससे ही सीखता है। तो यही कारक जो होंगे जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो भौतिक दुनिया या समाज के साथ उसका कैसा अनुभव है, इसी से जो है बच्चे का विकास की प्रक्रिया प्रभावित आपको देखने को मिलेगी। आखिरी क्वेश्चन है, नहीं आखिरी क्वेश्चन नहीं है। राहुल हमेशा से क्या जानता है कि उड़ने वाली चीज, देखिए उड़ने वाली चीज चिड़िया है। एक दिन वो पहली बार हवाई जहाज देखता है और कहता है देखो वो बहुत बड़ी चिड़िया है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार राहुल की ये सोच जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पे उसने देखा कि वो बहुत बड़ी चिड़िया है, मतलब उसने अपने में एक और जो है इंफॉर्मेशन जोड़ ली कि उड़ने वाली चिड़िया जो कि जहाज है उसे उसने बता दिया कि ये भी एक चिड़िया है जिसे हमने नाम दिया आत्मसातीकरण। यहाँ पे अब कोई उसे बताएगा कि हवाई जहाज और चिड़िया दो अलग अलग चीज़ें हैं और ये दोनों ही उड़ सकती हैं, एक सजीव है और एक निर्जीव है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जब देंगे तब वो इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बैठाएगा, तब वहाँ पे हो जाएगा एकोमोडेशन। ठीक है, जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो देखिए लेओ वाइगोस्की हो या जीन पियाजे हो, ये दोनों जो है सक्रिय रूप से जुड़ करके जो है अर्थ निर्माण की जो है प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, मतलब सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या शामिल किया है, बदला नहीं है, तो उसे हम कहेंगे आत्मसातकरण। और नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में संशोधित कर देना वो समायोजन कहलाएगा। किस अवस्था में बच्चा जो है प्रोपोर्शनल और प्रोबेबिलिटी की अवधारणाओं को समझने लगता है? देखिए बच्चा यहाँ पे अनुपातिक तर्क और संभाव्यता जिसे कह पाते हैं प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको समझने लगता है। तो ऑब्वियसली ये एक अमूर्त क्वेश्चंस होते हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? अब हमें सही देखना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकता है, या फिर यह तर्क दिया गया कि चरणों के माध्यम से जो 4 चरण हैं उसके प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर है? बिल्कुल भी नहीं।
उसके संज्ञानात्मक विकास में 5 अलग अलग चरणों की बात हो रही है, स्टेजेस की बात हो रही है, तो नहीं, 4 चरण है। चरण अपरिवर्तनीय है, 4 जो चरण है वो अपरिवर्तनीय है, उसे बदला नहीं जा सकता और हर चरण जो है छोड़ा नहीं जा सकता, क्रम रूप से चलेगा तो कोई भी चरण छोड़ना नहीं जा सकता। आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगर आपने मेरे सारी बातों को सुना है ना तो कसम से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 2024 में पेपर 2 से 5 क्वेश्चंस जो है देखने को मिले थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, 2 गिलास हैं, समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में कम जल है और चौड़े गिलास में ज़्यादा जल है। जीन पियाजे के अनुसार जो अनु की जो सोच है वो किस चीज़ का आधार है? तो यहाँ पे बच्चा जो है केंद्रीयता को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, आंसर हो गया, ये जो आधार है, ये जो सोच है, ये केंद्रीयता कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। तो इस तरीके से जो हमारे टोटल क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। लाइक करिए, 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झटपट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज के लिए यहीं पे वीडियो हमारा समाप्त हो जाता है।